तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज़। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन क्या? प्रोबेबिलिटी। देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन हो, जैसे कि ऐसा कि मान लो कि एक कार्ड है, 52 प्लेइंग कार्ड है, और तुम एक क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो कि दो कार्ड को निकाला गया 1 बाई 1, है ना? दो कार्ड को निकाला गया 1 बाई 1, ठीक है? समझ में आ रहा है? 52 प्लेइंग कार्ड्स है जो आपका होता है, और उसमें से दो कार्ड आप निकालना चाह रहे हो 1 बाई 1, मतलब एक के बाद एक, ठीक है? एक के बाद एक। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहले बार में किंग आए एंड दूसरे बार में मान लो क्वीन है ना? अगर ये चीज़ निकालना चाहते हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन क्यू। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज़ है ना कि दो चीज़ एक साथ घटित हो रही है, मतलब आप पहली बार में किंग निकालना चाह रहे हो और दूसरी बार में क्वीन निकालना चाहते हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ जो हमारा प्रोबेबिलिटीज़ है उसमें जस्ट अभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पढ़ के आ रहे हैं उसी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना? क्या होगा इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? ज़रा देखो, हम लोग अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड मतलब ए बात के होने की प्रोबेबिलिटी यदि बी हो चुका है तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाता था? बी होता था ना? और वही बी के होने में बी जो होता है उसी चीज़ में ए हो जाती है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी फार्मूलाज जो है सिंपल सा आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता था। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड। लिख सकते हैं? बोलिए। तो इस चीज़ को पढ़ने का स्टाइल अगर आपके पास आ गया तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटीज़ का वो बहुत आसान हो जाएगा। बस इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, है ना? देखो क्या है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए के और बी के दोनों का एक साथ घटने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मान लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि बी हो चुका है, ठीक है? हम क्या बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि बी हो चुका है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो चुका है। जैसे कि यहीं पे देखो, अगर हम बोले कि दो कार्ड निकाला गया 1 बाई 1 और रिप्लेसमेंट नहीं किया गया, माने कार्ड को फिर वापस नहीं डाला गया, आपने 52 पत्तों के ताश में एक कार्ड निकाला, फिर क्या किया? एक और कार्ड निकाला, तो ये जो पहले कार्ड आप निकाले वो डाले नहीं हो, तो हम बोलेंगे कि दोनों घटना के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में किंग आए एंड दूसरी बार में क्वीन आए। तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ से? बोलो। एक और चीज़ समझो पहले, तब जाके और क्लियर होगा। जरा सोचो कि हम अगर तुमसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये कितना होगा? बी के होने की प्रोबेबिलिटी यदि ए हो चुका है, इसमें क्या था? ए की प्रोबेबिलिटी यदि बी हो चुका है। थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। ओके, तो हम बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी बी के होने की यदि ए हो चुका है, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई जो बाद में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे होती है ना? अब हम यहाँ से तुमसे ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को क्या हम वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं? क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए का है और चाहे ए इंटरसेक्शन बी का है, बात तो एक ही है।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर अगर भेजें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दोनों को ध्यान से देखो। ये दोनों चीज़, इसको पहले इधर कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जरा गौर से देखो क्या कह रहा है। ये भी ए इंटरसेक्शन बी की ही प्रोबेबिलिटी है और ये भी ए इंटरसेक्शन बी की ही प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं। यहाँ पे नीचे में क्या होगा, ए की प्रोबेबिलिटी नीचे होगी और ए की प्रोबेबिलिटी नीचे होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए, और यहाँ पे जब ए हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है बात? बोलिए। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, या इसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इस दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना चाहें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। हम लिखना चाहें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ए के तरफ से भी बी के तरफ से भी। मतलब कैसे कि जैसे मान लो हम लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी लिख दिए, इनटू में क्या लिखना होगा, अब ए की प्रोबेबिलिटी लिख दिए मतलब ए हो चुका है। अब ए हो चुका है मतलब अब बी के होने की प्रोबेबिलिटी यदि ए हो चुका है, या इसी चीज़ को हम अगर शुरू में लिख दें कि बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, अब बी हो चुका है। तो अब लिखेंगे अगला में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यदि ये बी हो चुका है। ये तुम्हारा फार्मूला बहुत काम का है, ये जो है ना, ये बहुत काम का फार्मूला है। अब देखना एक क्वेश्चन कितना आसानी से ये बन जाएगा जो अभी हम दिए थे। इसको प्रिंट आउट कर लो, ये फार्मूला को पहले। हो गया? तब देखो ये तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। 2 कार्ड्स क्या किया गया, बारी बारी से निकाला गया बिना रिप्लेसमेंट किए। मतलब 52 पत्ता का ताश था, वेल सफल्ड मतलब अच्छी तरह से फेंटी गई। मतलब कहाँ क्या है आपको नहीं पता है, आपको कहा गया 2 कार्ड्स निकालिए, है ना। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बोलने का मतलब ही हो गया कि 1 by 1 निकाला गया है कि नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट माने रिप्लेस नहीं किया गया, वापस से जो हमने कार्ड निकाला एक, उसको वापस नहीं रखा। ऐसे नहीं बोला 2 कार्ड निकालना एक क्वेश्चन हो जाता है और 1 by 1 कार्ड निकालना दूसरा चीज़ हो जाता है। तो अगर इन्होंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि एक कार्ड उन्होंने निकाला, फिर उसको लिया, फिर एक कार्ड निकाला। समझ में आ रहा है बात? फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकेंड कार्ड इज क्वीन। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड देखो इस चीज को, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी लिख देते हैं ऐसे, ए इंटू बी की तरह। ये सबका मतलब यही है और सबका फार्मूला यही होगा, है ना। दोनों लिख सकते हो, ए की प्रोबेबिलिटी इनटू यदि ए हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी, या फिर बी की प्रोबेबिलिटी और फिर इनटू ए की प्रोबेबिलिटी यदि बी हो चुका है। तो अब जरा सोचो, यहाँ पे हमें बताओ कि बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुम ऐसे सोचो इसको। तो हमसे बोला है कि 2 कार्ड को निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं रखा गया। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट इज किंग एंड सेकेंड वन इज क्वीन। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकेंड कार्ड इज क्वीन। हम क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी यदि हम 52 पत्तों के ताश में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, इनटू
अगर ये किंग आ चुका है, अगर ये किंग आ चुका है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगला ताश क्वीन आए। अब तुम ना सब कुछ भूल जाओ और बस इतना सोचो कि तुम बताओ कि 52 पत्तों के ताश में से एक कार्ड अगर तुम निकाल रहे हो तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा। 4 किंग होते हैं और 52 ताश होता है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 4/52। अब जरा सोचो कि अगला जो क्वीन आएगा, अगला जो क्वीन आएगा उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि ये हो चुका है, पहली बार में हमारा किंग आ चुका है। बताओ 52 पत्ता के ताश में से अगर आप अगली बार निकाल रहे हो तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वीन आएगा यदि आपको पहले से पता है कि क्वीन आ चुका है, किंग आ चुका है। अभी भी उस ताश में क्वीन कितने होंगे, आपने किंग निकाला है ना, तो क्वीन कितने होंगे 4, लेकिन सैंपल स्पेस हो जाएगा 51। क्यों? क्योंकि पहली बार में आपने किंग निकाल चुका है तो अब जो है उसमें किंग रहा नहीं होगा। तो यही तो फर्क पड़ रहा है ना कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग के निकाले और अगली बार आप निकाल रहे हैं क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, यदि किंग आ चुका है तो किंग आ चुका है तो किंग को आप वापस निकाल के बाहर रख दिए तो आपका सैंपल स्पेस तो आप 51 ही बचा ना, एक किंग तो बाहर हो गया। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। इसी क्वेश्चन में एक वर्ड बोल दे आपसे कि जो ताश निकाला गया फिर से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब कि विदाउट रिप्लेसमेंट के जगह पे बोल दे विथ रिप्लेसमेंट। मतलब 2 ताश निकाला गया 1 by 1, लेकिन जब पहली कार्ड निकाल लिया गया और जब दूसरी कार्ड निकालने की बारी आई तो ये जो ताश निकला हुआ था उसको हम वापस डाल दिए। तब बताइए कि पहले बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी एंड दूसरी बार में क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। अब जरा बताओ, तुम खुद से सोचो कि इसमें भी तो हम लिखेंगे कि पहली बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी और फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आने की यदि क्वीन आ चुका है। अब ये किंग आने का शुरू में जब ताश में से तुम किंग निकालने जा रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा किंग 4 ठो और टोटल 52। अगली बार अगर हम तुमसे सॉरी ये क्वीन है और ये किंग है, अगली बार क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी यदि किंग आ चुका है कितना रहेगा, अगर रिप्लेसमेंट कर दिए हो तो 4/52 ही होगा, क्योंकि जो कार्ड आप किंग निकाल लिए थे उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने वापस 52 ताश बना दिए। 51 हुआ था लेकिन वापस डाल दिए, तो अब जो है इस बात का कोई फर्क ही नहीं रहा कि आपने निकाला था क्या, क्योंकि आपने वापस डाल दिया। तो इसका मतलब उस क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 ही होगा, क्योंकि क्वीन भी 4 ही होता है। समझ में आ गया बात? बोलिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल को हम 2 ही क्वेश्चन पे नहीं बल्कि मैक्सिमम क्वेश्चन पे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सोचो कि हम एक क्वेश्चन तुम्हारा एराइज कर रहे हैं, बहुत आसान है समझना। एक क्वेश्चन हम एराइज कर रहे हैं कि 3 कार्ड निकाला गया 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। एक 52 पत्ता का ताश है, वेल सफल्ड है, अच्छी तरह से फेंटी गई है, कहाँ क्या है नहीं मालूम। 3 कार्ड निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के, मैंने जो निकाल लिया गया उसको डाला नहीं गया। अब बताइए कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहला आ जाए किंग, दूसरा आ जाए क्वीन और तीसरा भी आ जाए हमारा मान लो ए से, है ना। तो हम इसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं और फिर इस इश्यू समझाते हैं जो अभी हम बोले। अब देखो 3 क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9 है। कह रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली का मतलब 1 by 1 करके, विदाउट रिप्लेसमेंट, माने जो हमने कार्ड पहले निकाला वापस नहीं डाला, फिर दोबारा कार्ड निकाला उसको भी वापस नहीं डाला, तीसरा कार्ड निकाला, फिर ऐसे किए हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एसे। मतलब कि पहला 2 कार्ड जो है वो किंग है। मतलब ऐसे लिखने का तरीका पहले समझिए, कैसे लिखोगे। प्रोबेबिलिटी कि पहला किंग आए
एंड दूसरा बार निकाल ले वो भी किंग आए, एंड तीसरा बार निकाल ले तो वो ए से आ जाए। पहली बार किंग आए, दूसरा बार भी किंग आए, और तीसरा बार निकाले तो ए से आ जाए। तो ऐसे लिखो एकदम प्यार से। पहली बार जब हम ताश में से निकालने गए थे तो किंग को आने की प्रोबेबिलिटी होगी ना, तो ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में किंग, या चलो ये 1 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं। पहली बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी इनटू दोबारा गए हम ताश निकालने, तो हम पहली बार नहीं डाले, मतलब पहले वाला ताश नहीं डाले, मतलब कि दोबारा किंग के होने की, दूसरी बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी यदि हमें दिया जा चुका है कि पहली बार में किंग आ चुका है, पहली बार में किंग आ चुका है, इनटू अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्का क्या निकालने का, एक्का को ए से भी बोलते हैं जल्दी, है ना, ए से बोलते ही है, ए से को निकालने की प्रोबेबिलिटी यदि पहली बार में किंग आ चुका है और दूसरी बार में भी किंग आ चुका है, मतलब यहां पे ऐसे लिखेंगे, पहली बार में किंग इंटरसेक्शन, दूसरी बार में किंग, ऐसे। मतलब अब दोनों घटनाएं हो चुकी है जब हम तीसरा बार ए से निकालने जा रहे हैं, तो बहुत आसान हो गया। इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आप बना सकते हो। कैसे? पहली बार जब ताश निकालने गए 52 पत्ता था, एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 4/52। दोबारा जब निकालने गए तो अब उसको डाले नहीं हो, तो अब बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगली बार जो है वो किंग आए? बताओ 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 जल्दी। जो 4/51 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अरे भैया पहली बार में आप किंग निकाले हुए हो, अब किंग निकाले हुए हो तो किंग एगो कम ना हो गया कि अभी भी उस 52 गो ताश में से 4 गो किंग रहा होगा, 3 गो किंग अब रहा होगा उसमें। तो अगली बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी के लिए अगली बार जिम्मेदार अब नया सैंपल स्पेस 51 है, क्योंकि पहला कार्ड निकल चुका है और कार्ड जो निकला था वो एगो किंग था, तो एगो किंग कोई ना कोई निकला होगा, तो 3 गो अभी किंग बच सकता है। तो जो अगली बार जो किंग आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 गो हमारा फेवरेबल इवेंट है किंग आने की, और टोटल हमारा इवेंट ये हो सकता है परफॉर्म्ड 51। तो इस बात का भी ध्यान रखोगे। अब अगली बार निकालने जा रहे हो तो तुम्हारे पास 2 किंग आ चुका है, 2 किंग आके इधर रख दिए हो। अब तुम्हारे पास फ्रेश एक कार्ड बचा हुआ है, 50 कार्ड, क्योंकि 2 कार्ड तो निकल चुका है, और इक्का के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहली बार में जो निकला हुआ ताश था वो इक्का तो था नहीं, तो इक्का अभी भी हमारे पास 4 ठो बचा हुआ होगा। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 4/50 होना चाहिए कि 52 होना चाहिए कि 51 होना चाहिए? एक छोटा बच्चा भी बता देगा, एक छोटा बच्चा भी बता देगा। हाँ, सिंप्लीफाई करना वो आपका काम है, काट कूट के जो निकालना है वो आपका काम है, वो आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो ज़रा सोचो कि यही इवेंट्स को अगर चार प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाए कि मतलब ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए के होने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में, फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी बार में, फिर सी के होने की प्रोबेबिलिटी तीसरी बार में, और डी के होने की प्रोबेबिलिटी चौथी बार में। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, शुरू में जब हम ताश कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोबारा काम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन अभी क्या हो चुका है, मेरा ए हो चुका है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी इज ऑलरेडी अकर। आपको पता है ना इंटरसेक्शन को ए बी भी लिखते हैं, तो ऐसे लिख देंगे ए बी केवल। और अगला बार में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए भी अकर्ड, बी भी अकर्ड, सी भी अकर्ड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों हो चुका है। बात समझ में आई? तो ये आप प्रिंट कर लीजिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो अभी हम पढ़े थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि जैसे मान लो हम 52 पत्ता के ताश में से जब एक कार्ड निकाले, फिर वापस से उसमें हम कार्ड डाल दिए, तो वापस से अगर हम कार्ड डाल दिए तो प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं होगी। जैसे फ्रेश कार्ड आपको दिया गया और काम करने के लिए बोला गया, वही करोगे आप।
तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। प्रिंट कर लीजिए इसको। हमने क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं? लिखा गया है कि इफ़ टू इवेंट्स परफॉर्म्ड एंड एनी वन ऑफ देम, दो इवेंट परफॉर्म्ड हुआ और उनमें से कोई भी एक डज नॉट इफेक्ट द अदर, दूसरे को कोई फर्क नहीं डाल रहा है, तो उस इवेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। इफ टू इवेंट्स आर परफॉर्म्ड एंड एनी वन ऑफ देम डज नॉट अफेक्टेड द अदर, देन इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल दिए थे कि पहली बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी बार भी क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, यदि पहली बार में आप जो निकाले थे कार्ड उसको वापस से डाल दिए थे, है ना, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो इसीलिए अगर आप और ऐसे समझो कि हम तुमसे बोले कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर ए और बी से कोई मतलब ही नहीं है, ए अपना अलग हो रहा है, बी अपना अलग हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो पहले ऐसे हुआ करती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब काहे, जरा सोचना, काहे जरा। हम बोले थे यहीं पे कि पहली बार मान लो किंग आ जाए और दूसरी बार मान लो किंग आ जाए, और ताश को हम वापस डाल दिए हैं, चाहे दूसरी बार में किंग न मान के क्वीन मान लो, उससे मतलब अलग अलग हो जाएगा, ए और बी अलग अलग दिखेगा इसीलिए। तो आप ज़रा बताओ कि पहली बार में किंग आने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरी बार किंग आ गया है, यदि पहली बार में किंग आ चुका है, क्या इस बात का फर्क, क्वीन, दूसरी बार क्वीन न था जी, तो दूसरी बार में हमारा क्वीन आए, यदि हमारा पहली बार में किंग आ चुका है, क्या तुम ये इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी बार में क्वीन? क्या इस बात का कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि आपने ताश को वापस डाल दिया है 52 पत्ता के ताश में। फर्क कब पड़ता है? जब हम ताश नहीं डालते तो हमारी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती, क्योंकि सैंपल स्पेस कम हो जाता, तो डिवाइड कम से करना पड़ता। ऐसे भी सोचो, अगर हम ऐसे तुमको एक क्वेश्चन दें, अगर ऐसे क्वेश्चन दें कि यहाँ पे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हम जहाँ पे हैं बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है, वहाँ तुम जो हो उसकी, है ना, ये प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की, और वहाँ पे हम तुमको बोले कि तुम्हारे स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। हम फिर बोले तुम्हें कि एक प्रोबेबिलिटी और रमेश जो है उसका एक्सीडेंट हो जाए, रमेश का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, एक्सीडेंट रमेश का, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। अब हम बोलेंगे कि तीनों घटनाएं एक साथ हो जाए, मतलब यहाँ पे बारिश भी हो जाए, तुम स्कूल भी चले जाओ, और साथ ही साथ रमेश का एक्सीडेंट भी हो जाए। इस तीनों की घटना के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम निकालना चाहते हैं बी, बारिश हो जाए एंड स्कूल चले जाओ एंड एक्सीडेंट हो जाए। जरा बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहां बारिश होगा तो तुम स्कूल नहीं जाओगे वहां पे, या ऐसा लग रहा है कि तुम हम यहां पे बारिश हुआ, वहां पे तुम स्कूल गए तो रमेश का एक्सीडेंट नहीं होगा? इस बात का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? उसका एक्सीडेंट होना है वो होगा, इधर बारिश होना होगा, तुम स्कूल जाना है जाओगे। इससे कोई भी इवेंट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस समय क्या होगा कि डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बारिश होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूल जाने का और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 इंटू 1/8 और इंटू 1/9। समझ गए बात को? तो कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब यही होता है कि कोई घटना दूसरे घटना को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तीनों घटनाएं एक साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अगर हो सकती ही नहीं, अगर मान लो होती ही नहीं,
तो प्रोबेबिलिटीज तो निकलती ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। संभावना है कि तीनों घटनाएं एक साथ हो सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर बारिश होगा तो ही उधर तुम स्कूल नहीं जाओगे, चाहे जाओगे। चाहे ये दोनों घटनाएं होगी तभी रमेश का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये तीनों घटनाएं कॉमन है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सारी घटनाएं में कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन है, तीनों घटनाएं एक साथ हो रही है, यही तो कॉमन है, यही तो निकालना है आपको। समझ गए बात को? तो बस इतना याद रखो कि अगर हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है और अगर पहली, दूसरी, तीसरी या बहुत सारी घटनाएं एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो जो प्रोबेबिलिटीज़ जो होगी एक साथ होने की, टोटल घटनाओं के एक साथ होने की, वो हो जाएगी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन। और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 8 तिली के 9 8 72 और 72 में आप 3 का गुना कर दो तो 3 दूना के 6 और 7 तिया के 21। जरा सोचो, क्या ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटीज है कि नहीं? 1/216 जो है वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? तो तुम्हें भी ऐसा सोचने से लग रहा होगा कि तीनों घटनाएं हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटीज तो वास्तव में कम होनी ही चाहिए। ऐसा जरूरी थोड़ी कि तीनों घटनाएं एकदम एक साथ हो जाएगा, इधर बारिश हो तुम स्कूल चले जाओ या स्कूल नहीं जाओ और उधर एक्सीडेंट हो जाए। ओके, समझ गए बात को? प्रिंट कर लो। अब सुनो, ये जो है ना, ये जो अभी हमारा फार्मूला आया वो एक चेक करने का जरिया भी हो गया। चेक करने का जरिया का मतलब, जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, ऐसे आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं अभी। दो चीज़ के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी यदि दोनों के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर अगर आ जाता है तो ये माना जाता है कि दोनों इवेंट्स क्या थे, इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। बी के होने, ए के होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो सिंपल अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। और ये चीज़ हमें बोलता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जरा सोचो ये क्वेश्चन के बारे में। कह रहा कि ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया। ई जो एक इवेंट मेरा है, ई जो हमारा इवेंट है उसको क्या बोला गया? ई जो है इवेंट, द नंबर अपियरिंग इज द मल्टीपल ऑफ 3। ई जो इवेंट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो एक डाइस को फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से इवन मल्टीपल ऑफ 3 कब कब आ सकता है? 3 और 6। तो ई इवेंट के अंदर ये हो सकती है। एफ क्या है तुम्हारा? तो एफ बी द इवेंट, द नंबर अपियरिंग इज इवन। तो इवन नंबर आया है। अब ये बताओ, इवन नंबर आ जाए तो कितना? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये इवेंट्स जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। आप डाइस को फेंक रहे थे, तो उस पर कुछ भी ना आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मल्टीपल ऑफ 3 आया है तभी इवन नंबर भी आएगा। बात समझ रहे हो? कॉमन सेंस से सोच के देखो कि अगर डाइस को फेंके तो इवन नंबर आ रहा है, अपना आ रहा है, या मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो हमारा इवन नंबर नहीं आएगा या इवन नंबर आएगा, ऐसा है? तो अगर हमको मान लो, ये तो कॉमन सेंस से समझ में आती है कि भैया ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैथमेटिकली हमको दिखाना हो, इसमें पूछा भी है, देन फाइंड वेदर, बताइए कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट्स। क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट्स हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है। बताइए ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ई के होने की प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी ना। एक डाइस को फेंके हो तो 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3। और हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका मतलब कि
इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 अब बटे 6, क्योंकि 6 घटनाएं हो सकती है, ये भी 1/2 हो गया। अब हम इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों एक साथ हो जाए, तो दोनों एक साथ हो सकता है ना। हम तो बोले ही थे बारिश यहाँ भी एक साथ, वहाँ एक्सीडेंट और वहाँ स्कूल, तीनों घटनाएं एक साथ हो सकती है। कॉमन अलग चीज़ है, इंडिपेंडेंट अलग चीज़ है। ऐसा कभी मत समझना कि अगर इंडिपेंडेंट है तो कॉमन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि डिसजॉइंट सेट होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। अरे कॉमन होगा ही नहीं तो एक साथ होगा कैसे? अगर एक साथ घटनाएं हो ही नहीं सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग का दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी कब होगा? जब इवन नंबर भी आ जाए और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ जाए, तो केवल 6 होगा तभी ना, बोलो। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई दोनों के होने की एक साथ? तो 6 आएगा तभी हमारा दोनों काम होगा, तो 1/6। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, इस फार्मूला में रख के देखो, ये तो है 1/6 और उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई हुई है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई हुई है 1/2। क्या ये चीज बराबर आ गया? बात समझ में आई? बोलिए। ओके, प्रिंट कर लीजिए। तो ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि ये मतलब ऐसा मत समझना कि अगर इंडिपेंडेंट है अगर इवेंट्स तो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट है इवेंट्स तो कुछ कॉमन, बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो लोग समझ जाते हैं कि डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगा। खुद सोच के देखो कि ये पढ़ कर रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ की मतलब संभावना। तो संभावना का मतलब यही होता है कि हमें ये निकालना है कि कोई पॉसिबिलिटीज़ है। तो क्या हम एक क्वेश्चन लिए थे तुम्हारा, जैसे मान लो एक नया ही क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे हम मान लो गाना चल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे गाना चल रहेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी गाना चलेगा 1/8 है मान के चलो, और वहाँ पे जो क्या बोलते हैं कैटरीना कैफ है वो डांस करने लगे। यहाँ पे गाना बजे और वहाँ पे वो डांस करने लगे, वहाँ पे ये डांस करने लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है ना। और वहाँ पे जो सनी देओल है वो हंसने लगे, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो कि 10 है। अब जब बताओ कि ये तीनों घटनाएं हो सकती है कि नहीं? हो सकता है कि यहाँ गाना बजे उसी समय वो क्या बोलते हैं कैटरीना डांस करें और सनी देओल हंसने लगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ये नहीं बोल सकते। कॉमन तो है, कुछ न कुछ होगा, तीनों घटनाएं हो सकती है, इसी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कॉमन होगा लेकिन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ये घटनाएं होगी उससे उसकी कोई लेन देन नहीं है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती है तीनों एक साथ। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ गाना बजे, कैटरीना नाचे और सन्नी पाजी हंसने लगे, वो हो जाएगा 1/8 इंटू 1/9 इंटू 1/10 है ना। इसका मतलब 1/9 8 72 720 बहुत ही कम संभावना है, और होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों घटनाएं भैया एक साथ कैसे हो सकती है? एकदम ये तो इत्तेफाक होगा ना। लेकिन होगा कि नहीं होगा ये नहीं पूछता है हमसे प्रोबेबिलिटी पूछता है, संभावना पूछता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है, तो कितना है। मैथमेटिक्स ये पूछता है। वो घटनाएं हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो संभावना बताना होता है। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ तो है, वो कितनी है पॉसिबिलिटीज़? वो हंसेगा कि नहीं गारंटी नहीं है, वो डांस होगा कि नहीं गारंटी नहीं है, गाना बजेगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। क्लियर हो गया ना? ओके। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप।